हेलो गाइस, गोली लैब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह, एनएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं सेक्टर फंड पे। एक्चुअली बहुत सारे हमारे व्यूअर पूछ रहे थे कि सेक्टर फंड पर सर वीडियो लेकर आइए, सेक्टर फंड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मैं आज सेक्टर फंड पर आपको वीडियो लेके आया हूं टॉपिक पे। एक्चुअली आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी लास्ट वीडियो में बताया था और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी बताया था, जिसमें आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में एक्चुअली होता क्या है और म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है। जैसे एक्चुअली में आप म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत सारे निवेशक होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट ना, वो जो निवेशक होते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उनके एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है एसेट, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप जो इन्वेस्ट करते हो, जिस टाइप के फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो आपका पैसा जो है वो आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं आपको एक अच्छा रिटर्न दिलाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के भी अंदर में आपने देखा था गाइस कि उसमें एक इक्विटी फंड भी आता है, जिसके अंदर में जैसे लार्ज कैप भी आता है, मिड कैप भी आता है, स्मॉल कैप भी आता है। तो इक्विटी के अंदर में ही एक और फंड आता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड का मतलब ही होता है जो सेक्टर होता है, जो किसी सेक्टर से बिलोंग करता है, और उस सेक्टर के अंदर में बहुत सारी स्टॉक की लिस्ट आती है और लिस्ट आती है, राइट। अब लिस्ट आने का मतलब क्या है कि जैसे सेक्टर का मतलब हो गया आपका, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें आप चूज करते हो और आप चूज करके आप उस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा जो है उस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी आती है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। एक्चुअली सेक्टर फंड के अंदर में एक एडवांटेज भी क्या है कि यहाँ पर आपको बेनिफिट्स बहुत मिलता है, हाई बेनिफिट्स रहती है। बट यहाँ पर एक आपका डिसएडवांटेज भी क्या होता है, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर एक हाई रिस्क भी होता है। तो इसलिए आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले ये देखना है कि आपको पहले कुछ सोचना है, समझना है कि मेरा बजट कैसा है, मेरा पोर्टफोलियो, अगर कल के दिन में मेरे को नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में अगर 100% का इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये ट्राई करो कि आप उसका 20% कुछ ही अमाउंट आप सेक्टर फंड में आप लगाओ। बिकॉज आप सेक्टर फंड के अंदर में अगर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ये जरूरी नहीं होता है कि आगे चल के वो सेक्टर जो है ग्रोथ करेगा, तो अगर ग्रोथ करेगा ही करेगा, राइट। तो वहां पर एक रिस्क हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर रिस्क होने के चलते आपको आगे चल के आपके पोर्टफोलियो के अंदर में एक आपको लॉसेस का भी आपको इंपैक्ट देखने के मिल सकता है, एक आपको लॉसेस का भी आगे चल के आपको बियर करना पड़ सकता है, राइट। तो सेक्टर फंड में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप सपोज दैट मान लो कोई बैंकिंग सेक्टर ही है, बैंकिंग एंड फिनांस है, तो बैंकिंग एंड फिनांस के सेक्टर में आप उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, जैसे मान लो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिनांस सेक्टर से जितनी भी कंपनी, सपोज दैट आप मान के चलो कि उसके अंदर में जैसे बजाज फिनांस हो गया, तो अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, राइट, अगर आप इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपके जो फंड मैनेजर होते हैं, राइट, जो आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी होगी उस कंपनी के अंदर में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट इसीलिए गाइस मैं आपसे बार बार ये चीजें बोलता हूं कि अगर आपको सेक्टर फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सेक्टर फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक अच्छा खुद का एनालिसिस होना चाहिए, या आपको कोई आपका जो बंदा एडवाइजर बंदा है जो आपको एक एडवाइस करता है, जो फाइनेंशियल बंदा जो आपको एडवाइस करता है, उससे उस बंदे से अच्छी तरह से बात करके उससे चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ के तभी आप काइंडली पैसा इन्वेस्ट करें। बिकॉज सेक्टर फंड के अंदर में आप कल के डेट में जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक रिस्क ज्यादा होता है। तो ये अगर आप रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हैं, तो आप सेक्टर फंड के अंदर में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्टर फंड के अंदर में आप बहुत सारे ऐसे फंड भी आते हैं हमारे एएमसी के पास में, जो हम आगे देखते हैं। जैसे सपोज दैट मान के चलो आपको बैंकिंग एंड फिनांस है, तो सिंपल सी बात है कि बैंकिंग एंड फिनांस के अंदर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, राइट, अगर बैंकिंग फाइनेंस के इसके रिलेटेड जितनी भी बैंक आती है, सपोज जितनी भी कंपनी है इसके अंदर में, राइट, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप अगर इस फंड में पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसके अंदर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा,
ओके। तो और इसके आगे चल के हम बात करते हैं फिर फार्मा सेक्टर के ऊपर में। सपोज दैट, तो अगर आप फार्मा सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो फार्मा सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, फार्मा से और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, राइट, फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे सपोज दैट मान के चलो आप लुपिन हो गया, बायोकॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो फार्मा सेक्टर में आते हैं। और जैसे हेल्थ केयर में भी बहुत सारे कंपनी आते हैं, जैसे लैब से रिलेटेड हो गया, जैसे डीवीस लैब हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकुलर फार्मा सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये आगे चल के रिटर्न अच्छा आपको दे सकता है। एज लाइक जैसे मान के चलो कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में ये फार्मा सेक्टर का बहुत ज्यादा डिमांड था। रीजन क्या है कि फार्मा सेक्टर का जो टाइम, ये कोरोना के टाइम में सॉरी, जो डिजीज आया था, तो लोग को डिपेंडेंट था कि नहीं भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को मेडिसिन चाहिए। तो उस समय इस कंपनी की ज्यादा डिमांड थी, फार्मा सेक्टर की ज्यादा डिमांड थी। तो आपने उस समय एक देखा भी होगा कि फार्मा सेक्टर के जो शेयर है काफी बूम कर रहे हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर काफी एक अच्छा ग्रोथ में था, फार्मा सेक्टर काफी एक अच्छा बेनिफिट और रिटर्न दे रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस सेक्टर को चूज कर रहे हो वो आने वाले अपकमिंग समय में उसका रिटर्न कैसा है, उसका उस सेक्टर का एक बिजनेस मॉड्यूल कैसा है। तो वो मॉड्यूल अगर अच्छा रहता है तो आगे चल के आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट आते हैं हम एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल पे। टेक्नोलॉजी और डिजिटल के अंदर में सपोज जैसे मान के चलो सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल, जो इसके अंडर में जितने भी कंपनी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फंड को चूज करते हो तो कल के डेट में आपका जो भी फंड इन्वेस्ट होगा, इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इसके अंदर में कंपनी आती है, उस कंपनी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आप मैं बात करता हूं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से गाइस थीमेटिक फंड की तरह भी होता है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में केवल ये एक मॉड्यूल पे काम नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर जहां पर अगर आपको इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना है, और इसमें गवर्नमेंट भी एक अच्छा फोकस करता है कल के डेट में कि हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड अच्छा हो, तो वहां पर एक तरह की कंपनी नहीं आती है, यहाँ पर बहुत सारा की कंपनी आती है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, करने के लिए हमारे इंडिया में वहां पर बहुत सारे कंपनियों का, अलग अलग फील्ड की कंपनियों को वहां पर जरूरत पड़ती है। इसलिए ये फंड जो है थीमेटिक फंड की तरह भी आता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसको एक सेक्टर की तरह इसको देखता है, ठीक है। इसके बाद आता है एफएमसीजी। एफएमसीजी में क्या होता है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी से जितने भी आपके स्टॉक आते हैं, एफएमसीजी जैसे हम लोग को एक अपनी लाइफ में, निजी लाइफ में हमें हमेशा जरूरत पड़ती है एक कंज्यूमर की, एक गुड्स की। सपोज जैसे मान के चलो जैसे ब्रिटानिया की कंपनी हो गई या डीमार्ट हो गए, जहां पर एक निजी लाइफ में सबको जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका मोटिव है कि नहीं, अगर एफएमसीजी में मैं कल के दिन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये इसके रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसमें हमारा पैसा कल के दिन में इन्वेस्ट होगा, तो ये कल के डेट में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, और ये कंपनी के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंपनी कल के दिन में ये मॉडल अच्छी रहती है तो कल के दिन में आपको ग्रोथ देखने को अच्छा मिल सकता है। उसी से रिलेटेड जैसे आपका आता है हाउसिंग और रियल एस्टेट। जो रियल एस्टेट के से रिलेटेड कंपनी होती है, सपोज जैसे मान के चलो आप डीएलएफ आते हैं, और रियल एस्टेट में ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है, हाउसिंग और जो रियल एस्टेट के लिए कंपनी काम करती है, ठीक है। तो जो भी आप इस अगर फंड को चूज करते हो आप, तो आपको पैसा जो है इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी आती है इसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। अगर और आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक से भी रिलेटेड जितनी भी कंपनी आती है, ठीक है। हमारे आई थिंक मुझे जहां तक नॉलेज है कि अगर हमारे एएमसी के पास बहुत सारे एएमसी के पास बहुत कम ही ऐसे कंपनी है जो फंड है जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक से है। तो जो आप यहां पर अगर इन्वेस्ट करते हो तो कल के डेट में इससे रिलेटेड जो भी कंपनी होगी वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो गाइस मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि सेक्टर फंड का मतलब ही होता है जो सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रिस्क लेते हो गाइस, तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो रिस्क ले सकते हो। बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा है कि नहीं, यार चलो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, मैं इस पैसा को मैं अलग अपने पोर्टफोलियो में एक 20% का अपना हिस्सेदारी बनाना चाहता हूं कि नहीं, चलो ये आगे चल के 20% ही मैं यहाँ पर रिस्क लूंगा। तो अगर आगे चल के यहाँ पर रिटर्न अच्छा होता है तो मेरे को आगे चल के अच्छा ग्रोथ मिल सकता है।
अदरवाइज अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं तो काइंडली इस फंड को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप ये डिस्कशन करें कि कौन सा फंड जो रहेगा आपके लिए बेटर रहेगा, सुटेबल रहेगा। बिकॉज इस फंड में पैसा लगाने से पहले आपको 1000 बार आपको एनालिसिस करना चाहिए। ये फंड जो होता है एक पर्टिकुलर उसी फंड पे काम करता है, उसी कंपनी और उसी सेक्टर पे काम करता है जिस सेक्टर से वो रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए गाइस सेबी भी हमारे बोलते हैं कि अगर आपको फंड अगर इस सेक्टर में पैसा लगाना है आपको 20% से ज्यादा का फंड आपको इस सेक्टर में नहीं लगाना है। ये सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होता है गाइस। और इस फंड में अगर आप रिस्क लेने लायक हो तो आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आप रिस्क नहीं ले सकते हो गाइस। नो डाउट इसमें रिटर्न नहीं आता है। अगर आप जिस सेक्टर में पैसा लगा दिया कल के डेट में, अगर वो सेक्टर कल के दिन में एक डिमांडेड हो गए और काफी अच्छा बूम हो गया तो आपको एक अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। बट अगर आपको ये भी तैयार रहना है कि अगर मुझे प्रॉफिट कल के दिन में चाहिए तो आपको ये भी तैयार रहना होगा कल के डेट में कि मैं आगे चल के कहीं अगर मेरा सेक्टर में ग्रोथ नहीं आता है तो मुझे लॉस भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको म्यूचुअल फंड बार बार ये बोलता भी है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो आप जैसे आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां पर ऑटोमेटिक डिस्क्लेमर आता है हमारे सेबी की तरफ से। इसलिए गाइस आपको सेक्टर फंड में आपको जब भी पैसा लगाना है आप एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो आप, ठीक है। अगर आपको कोई सुटेबल फंड लगता है तो आप वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप रिस्क ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइज मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपको सेक्टर फंड में समझ में आ गया होगा कि सेक्टर फंड होता क्या है और किसी पर्टिकुलर सेक्टर फंड में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होती है वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। आई थिंक गाइज अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आता है सेक्टर फंड से रिलेटेड तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी इससे रिलेटेड डाउट आता है उसको हम जरूर सॉल्व आउट करेंगे। और गाइज मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि कल के दिन में और अच्छा हम नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए और काइंडली हम ऐसे ही हम अपना नॉलेज आपको शेयर करते रहे, ठीक है। और गाइस प्लीज आप वीडियो को शेयर करके कि और भी लोगों का हमारे जो नॉलेज है और भी लोगों तक पहुंचे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस और जय हिंद जय भारत। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।